जीके पीवाईक्यू सीरीज है, इसको कंटिन्यू करते हैं और आज जो है कवर करने वाले हैं सीरीज 3 को। इसमें भी जो है इंपॉर्टेंट जीके से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उसको डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इस क्लास को जो पूरा स्लाइड है, पीडीएफ है, टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर भी है, तो इसमें जो है मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि माउंटेन दिए गए हैं और उससे रिलेटेड कंटिनेंट दिए गए हैं। तो माउंटेन और कंटिनेंट कौन जो है स्पेसिफिकली यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, इसको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो हो सके तो एक बार 30 सेकंड के लिए या 15 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर लो और अपने लेवल में एक बार ट्राई करो कि क्या एक्चुअली में सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि पूरा देखो, जियोग्राफी से रिलेटेड पूरा क्लास ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं, कवर कर चुके हैं पूरा जियोग्राफी को। ठीक है, और एग्जाम अभी जो है होने ही वाले हैं। ठीक है, और जनवरी चल रहा है और एग्जाम इसी मंथ में होगा, है ना। तो एक बार अपने लेवल में ट्राई करो। तो देखो, जो किलिमंजारो है एक्चुअली ये कहाँ पे पड़ता है? किलिमंजारो है तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया का जो है हाईएस्ट माउंटेन है किलिमंजारो। तो किलिमंजारो यहाँ पे कहाँ से रिलेट करता है? तो किलिमंजारो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अफ्रीका, क्योंकि किलिमंजारो जो है ना, तांजिया में पड़ते हैं। और तांजानिया कहाँ पे है, कौन से कंटिनेंट में पड़ता है? अफ्रीका कंटिनेंट में। तो पहला का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, अफ्रीका। नेक्स्ट आता है एल्ब्रुस, ये भी एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं। जो एल्ब्रुस हैं ये यूरोप का माउंटेन है। ठीक है, एल्ब्रुस मतलब जो सेकंड है वो बी हो जाएगा। फिर देनाली माउंटेन है, देनाली माउंटेन जो कि नॉर्थ अमेरिका में ही पड़ता है। फिर जो है माउंट विंसन जो कि अंटार्कटिका में है। तो इस तरीके से जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएंगे कि पहला का फर्स्ट है, सेकंड का बी है, और 3 का सी है, और 4th का यहाँ पे डी है। तो ये तो पूरा हो गया जियोग्राफी, जो कि कंटिनेंट बेस्ड पूछे गए थे। लेकिन इंपॉर्टेंट और याद रखना, जैसे कि हिमालय एशिया कंटिनेंट में है, ये तो पता रहेगा। काराकोरम कहाँ पे पड़ता है? एशिया में पता है, एशिया में पड़ता है। ठीक है, फिर हिंदू कुश हो गए जो कि एशिया में ही है। फिर यूराल माउंटेन हो गए, अल्प्स माउंटेन हो गए जो कि यूरोप में है, तो ये सब याद रखना है। फिर इंडेस हो गए जो कि साउथ अमेरिका में है। एटलस जो माउंटेन है वो अफ्रीका में पड़ता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पिक्स, जैसे कि हिमालय के इंपॉर्टेंट जो हाईएस्ट पिक होता है वो माउंट एवरेस्ट है। काराकोरम का जो है K2 होता है, गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि फॉरेस्ट को कई टाइप में डिवाइड किए जाते हैं, उसमें से एक टाइप यहाँ पे बोले गए हैं ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस। अगर सीरीज को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको बताओ तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। पहला क्वेश्चन जो है, पहला स्टेटमेंट बोले गए हैं कि ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ पे ड्राई वर्ड जुड़े गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि इट इज फाउंड इन द रीजन वेयर रेनफॉल इज बिटवीन 25 एंड 75 सेंटीमीटर। बताओ, अब देखो एक चीज यहाँ से, अगर प्रीवियसली भी बताया था कि ट्रॉपिकल एरिया है। अब ट्रॉपिकल एरिया है तो यहाँ पे सन का जो एनर्जी है डायरेक्टली ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं, जैसे कि ये अर्थ हो गया, अर्थ का ये हो गया इक्वेटर, और इस पोर्शन को नॉर्मली 23 डिग्री हाफ नॉर्थ और साउथ को बोले जाते हैं, ट्रॉपिकल में कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब ये ट्रॉपिकल एरिया है तो सन का रेडिएशन यहाँ पे आते हैं, मतलब एनर्जी आएगा। टेम्परेचर वार्म होगा, टेम्परेचर वार्म होंगे तो वाटर जो है, ओशियन है, वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाएंगे। कंडेंस ज्यादा होगा तो बारिश भी यहाँ पे ज्यादा होंगी। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एरिया है तो यहाँ पे तो रेनफॉल होगा ही होगा। तो यहाँ पे 75 25 75 लिखे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रॉपिकल एरिया और उसमें ड्राई बोले गए हैं, तो मोस्टली यहाँ पे जो है 75 से 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है। 75 से 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल यहाँ पे होता है, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया है ना। इस तरीके से लॉजिकली पढ़ा करो। पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन है कि दे अकर इन ए इरेगुलर वाइड स्ट्रिप रनिंग फ्रॉम फुट ऑफ द हिमालय। बताओ तो ये सही है क्या? कि जो ये बोले गए हैं कि दे अकर इन इरेगुलर वाइड स्ट्रिप रनिंग फ्रॉम द रूट ऑफ हिमालय, मतलब जो फुट ऑफ हिमालय है, ये हिमालय हो गया इस तरीके से। तो फुट ऑफ हिमालय से जो है हमें अरेंज करना है
कि यहाँ पे सिंपल से इसका मतलब है कि फुट एरिया में अलग यहाँ पे रेनफॉल होगा, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहाँ पे अलग पैटर्न में रेनफॉल देखने को मिलेगा, इससे और थोड़ा हाईएस्ट और एल्टीट्यूड में जाओगे तो यहाँ पे रेनफॉल जो होगा वो अलग होगा। सही है क्या? बिल्कुल सही है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो हिमालय जो फुट एरिया में अगर देखोगे सरफेस एरिया में तो ट्रॉपिकल एरिया मोस्टली पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे जो है रेनफॉल होगा, ठीक है, अच्छे तरीके से रेनफॉल होता है। लेकिन जैसे ही ऊपर जाओगे तो ऊपर जो है उसका रेनफॉल का लेवल यहाँ पे कम होता हुआ चले जाएंगे, क्योंकि ऊपर जाओगे तो आइसी एरिया है। अब आइसी एरिया में जो है उतना ज्यादा इवोपरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, देखो यहाँ पे अगर पता ना हो तो इस तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं, इसको भी डिटेल के साथ कवर किए हैं सीरीज में, शायद 1 या 2nd सीरीज में ही इसको कवर किए हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड इन द सोलर सिस्टम इज लोकेटेड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट। टोटल 8 प्लैनेट हैं। देखो शुरू के जो 4 प्लैनेट होते हैं, है ना, मरकरी, वेनस, अर्थ, देखो ये हो गया मरकरी, ठीक है, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये शुरू के जो 4 प्लैनेट हैं, इस 4 प्लैनेट को बोले जाते हैं इनर प्लैनेट। ध्यान रखना, इस प्लैनेट को बोले जाते हैं इनर प्लैनेट बोले जाते हैं, ठीक है। और लास्ट के जो 4 प्लैनेट हो गए, जैसे कि जुपिटर हो गया, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून हो गए, इसी को बोले जाते हैं आउटर प्लैनेट, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जैसे कि शुरू के जो 4 प्लैनेट हैं, इनर प्लैनेट हैं, इसका जो सरफेस होता है ये सॉलिड होते हैं, सॉलिड सरफेस होता है। अब खुद सोचो कि जब सॉलिड सरफेस है तो यहाँ पे डेंसिटी कैसा होगा, बताओ। सॉलिड जब सरफेस है तो डेंसिटी हाई होगा, क्योंकि सरफेस सॉलिड है ना। अब यहाँ पे आउटर सरफेस जैसे कि जुपिटर हो गया, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून हो गए, इसका जो सरफेस होता है ये आइसी सरफेस होते हैं। आइसी के साथ यहाँ पे गैसियस सरफेस देखने को मिलता है। तो जो गैसियस सरफेस है तो इसका डेंसिटी कैसा होगा, बताओ, खुद ही सोचो। जब गैसियस सरफेस है तो गैसियस सरफेस का डेंसिटी क्या होगा, लो होंगे। तो 2 तरीके से ऐसे डिफाइन किए जाते हैं और इस तरीके से लिंक करके याद रखना है। अब यहाँ पे बोले गए हैं कि सोलर सिस्टम में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड कुछ नहीं है, ये रॉकी पार्टिकल होते हैं, ठीक है, रॉकी यहाँ पे पार्टिकल होते हैं। ये पार्टिकल क्या करते हैं, जैसे कि अर्थ हो गया, अर्थ जो है सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट में एस्ट्रॉइड भी जो है सन के चारों तरफ ही चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और ये जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं, और ये कौन से यहाँ पे मिले जाते हैं, मतलब कौन से प्लैनेट के बीच जो है ये मिलता है, ये बताना है। तो ये जो हो जाएगा मार्स और जुपिटर, ठीक है, मार्स है ये। तो मार्स और जुपिटर के बीच जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है मिलता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चलो, वेनस को जो है अर्थ को ट्विन सिस्टर भी कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, यहाँ पे जो एक्सरसाइज खान क्विस्ट है इसके बारे में पूछे गए हैं, तो खान क्विस्ट के बारे में बताना है। सबसे पहले ये है क्या, इसको बताओ। ये ध्यान रखना, जो खान क्विस्ट है ये अपने आप में मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। मल्टीलेटरल मतलब यहाँ पे डिफरेंट कंट्री जो है आपस में एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। अगर 2 कंट्री हैं तो 2 कंट्री के रेस्पेक्ट में बोले जाते हैं कि ये बाइलेटरल हैं, BILATERL। तो ये बाइलेटरल है अगर 2 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब जो है मल्टीलेटरल आ रहा है, मतलब यहाँ पे डिफरेंट कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। अभी जो रिसेंटली एक्सरसाइज कंडक्ट किए गए थे खान क्विस्ट को, तो इसे जो है मंगोलिया के द्वारा होस्ट किए गए थे, इसको ध्यान रखना, मंगोलिया के द्वारा इसे होस्ट किए गए थे। पहला ऑप्शन देखो, इट इज अ बाइलेटरल एक्सरसाइज। देखो यहाँ पे बाइलेटरल बोले हैं, पहले बात गलत हो गया, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया दैट कमेंस इन 2006। ये गलत है, 2006 नहीं, ये 2003 से कमेंस किए जाते हैं, ये जो है 3 से कमेंस किए जाते हैं। और ये जो खान क्विस्ट एक्सरसाइज है इसे जो है एनुअली कंडक्ट करते हैं, इसे जो है एनुअली कंडक्ट करने का काम किए जाते हैं। अभी जो है 2025 का एडिशन हुआ है, 2025 का एडिशन हुआ है, तो याद रखना एक्सरसाइज है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 22 एडिशन रहे हैं, ठीक है, 22 एडिशन रहे हैं। तो सेकंड तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, सेकंड सही है। फिर थर्ड है कि द एक्सरसाइज इज कंडक्टेड अंडर द चार्टर
चार्टर कौन सा, ये 7th है, ठीक है, चार्टर 7th ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मोस्टली जो एक्सरसाइज कंडक्ट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर 7 है उसी के थ्रू ही किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है 2 और 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और देखो इस एक्सरसाइज जो खान क्विस्ट एक्सरसाइज है इसको जो है कंडक्ट इसलिए किए जाते हैं, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यूएन पीस कीपिंग में सहायता प्रदान करना, ठीक है, यूएन पीस कीपिंग में जो है सहयोग देना, ऑपरेशन कंडक्ट कराना, ये जो है इसका मेन जो है एम है, ठीक है। 4th समझ आ गया। चलो अगला नेक्स्ट है, ये जो है नॉर्मली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। जो एडीसी होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट होते हैं उसके सामने जो रहते हैं ना, उसको हेल्प करने के लिए वो एडीसी होते हैं, अभी रिसेंटली इलेक्ट किए गए थे, सोलंकी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 6th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। बताओ इसको, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, पहले बात एक्चुअली ये है क्या, ठीक है। इसे जो है लाए गए थे 1995 में, बल्कि इसको साइन जो है प्रीवियसली कर दिए गए थे, 1993 में साइन किए गए थे, लेकिन जो फोर्स में लाए गए थे, है ना, फोर्स में लाए गए थे जो है 1995 में लाए गए थे। और इसका जो मेन एम है, जितना भी टैरिफ है, टैरिफ को रिड्यूस करने का काम जो है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है। इसका मेन एम है कि रिड्यूस कर सके टैरिफ को। टैरिफ मतलब एक तरीके से क्या बोल सकते हो, इंटरेस्ट बोल सकते हो, इंटरेस्ट भी प्रॉपर टर्म नहीं है, लेकिन उसी तरीके से जो है इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो इसमें बोले गए हैं कि इसका कौन मेंबर नहीं है, कौन मेंबर नहीं है इसमें, ये बताओ तो पहले क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो जो चाइना है ये इसका मेंबर नहीं है, बाकी मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, ये सब इसका जो है मेंबर है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का, ठीक। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th का, बंगाल वाज पार्टीशन बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905। बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो बंगाल का पार्टीशन किए गए थे, देखो क्या था कि जो बंगाल था उस समय बहुत वास्ट एरिया था, उसका जो जियोग्राफिकल डिवीजन भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन क्या है यहाँ पे जो लोग रहते थे मोस्टली जो है मुस्लिम मेजोरिटी थे, और मुस्लिम मेजोरिटी के साथ यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन भी रहता था, ध्यान रखना, हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों मेजोरिटी के लोग यहाँ पे रहते थे। लेकिन इसे क्या कर दिए गए, पार्टीशन कर दिए गए, इस बंगाल को 2 भाग में डिवाइड कर दिए गए, एक में जो है मुस्लिम मेजोरिटी के लोग रहेंगे और एक में जो है हिंदू मेजोरिटी के लोग रहेंगे। अब क्यों डिवाइड किए गए थे, देखो ब्रिटिश के द्वारा ये बोले गए थे कि जो डिवीजन किए जा रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के द्वारा किए जा रहे हैं, मतलब कि अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो इसमें रन करना, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना और अच्छा हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन करना अच्छे तरीके से बूस्ट हो जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ब्रिटिश के द्वारा बोले गए थे, लेकिन इंटेंशनली अगर मेन एम इसका अगर देखोगे तो इसे जो है इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन करना, जिससे अच्छे तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके, ये मेन एम नहीं था। इसका मेन एम था कि जो हिंदू और मुस्लिम जो पॉपुलेशन है इसको डिवाइड करना, जिसके थ्रू जो डिफरेंट यहाँ पे कॉपरेशन चल रहे थे, डिफरेंट यहाँ पे स्ट्राइक हो रहे थे जो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो रहे थे, तो इसको जो है 2 भाग में कर दिए जाएंगे। तो जब 2 भाग में कर दिए जाएंगे तो जितना यहाँ पे पॉपुलेशन इकट्ठा हो रहे थे वो पॉपुलेशन यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। अब 2 भाग में डिवाइड हो गए, एक हिंदू पॉपुलेशन हो गया, एक मुस्लिम पॉपुलेशन हो गया। तो जितना स्ट्रांग ब्रिटिश को अपोजिशंस पहले किए जा रहे थे जब हिंदू मुस्लिम एक थे, अब ये जो है जब अलग हो गए तो उतना अच्छे तरीके से यहाँ पे अपोजिशन नहीं कर पाएंगे। ये जो है मेन एम था इसका, ठीक है। तो इसे बोले गए हैं कि कब इसे एनल किए गए थे, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में भी बहुत सारे यहाँ पे स्ट्राइक हुए हैं, है ना, स्वदेशी मूवमेंट भी लॉन्च किए गए हैं। तो बताओ कब यहाँ पे एनल किए गए थे। देखो यहाँ पे जो 1905 लिखा गया है ये तो पार्टीशन किए गए थे, गलत हो गया पहला ऑप्शन। 1905 में जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाए गए थे, सॉरी मॉन्टेगू नहीं, ये मॉर्ले रिफॉर्म लाए गए थे, ठीक है, मॉर्ले रिफॉर्म लाए गए थे 1909 में। 2010 में ऐसा कोई मेजर यहाँ पे रिफॉर्म नहीं था, लेकिन 1911 में जो है एनल किए गए थे,
जो पार्टीशन किए गए थे 1905 में, उसे 1911 में एनल किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर आर्टिकल 78 इट इज ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू हुम, किसको देते हैं, ध्यान रखना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसे हेड किसके द्वारा किए जाते हैं, इसे हेड करने का काम पीएम के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो और आर्टिकल अगर देखोगे तो एकदम प्रिसाइसली ये नहीं बोले गए हैं कि पीएम का ऑफिस होगा। ठीक है, ये जो आर्टिकल 78 है ये बताते हैं कि जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा और इसे हेड करेंगे किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कोई भी अगर डिसीजन लेते हैं, कोई भी डिसीजन हो सकते हैं, तो इसको इन्फॉर्म करने का काम यहाँ पे किसके द्वारा किए जाते हैं, मतलब इन्फॉर्म किसको करते हैं, तो इन्फॉर्म करते हैं प्रेसिडेंट को। 3 ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। बाकी यहाँ पे एक और बोले गए हैं लोकसभा का। लोकसभा का आर्टिकल कौन सा होता है, थोड़ा याद रखना। पहला बोले गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 124 आर्टिकल ये बताते हैं कि जो इंडिया में एज अ चीफ जस्टिस होगा, फिर स्पीकर होंगे जो कि लोकसभा को हेड करेंगे। जो लोकसभा होते हैं इसको हेड किए जाते हैं स्पीकर के द्वारा, तो 93 में इसके बोले गए हैं पूरा डिटेल प्रोविजन। प्रेसिडेंट होगा इंडिया का, 52 आर्टिकल है। वाइस प्रेसिडेंट होगा, आर्टिकल 63 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, याद रखोगे। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन। इन विच मिलिट्री एक्सरसाइज डिड इंडिया पार्टिसिपेट फॉर फर्स्ट टाइम इन 2015? रिसेंटली अभी जो है 2025 में एक्सरसाइज जो है कंडक्ट किए गए थे, तो उसमें जो है पार्टिसिपेशन बताओ, पहला टाइम फर्स्ट टाइम जो है पार्टिसिपेट किए गए थे। पहला है एक्सरसाइज मालाबार। अब ये एक्सरसाइज मालाबार तो हर साल मतलब एनुअली इसको कंडक्ट किए जाते हैं और हर साल जो है इंडिया के द्वारा इसे पार्टिसिपेट किए जाते हैं और इसे जो है 1990 से पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। नेक्स्ट है रिमपैक। रिमपैक जिसे बोले जाते हैं पैसिफिक एक्सरसाइज या फिर रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज, रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज रिमपैक बोले जाते हैं। और इसे जो है इंडिया के द्वारा फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व नहीं किए जा रहे हैं, इसे जो है और ऑब्जर्व किए जाते हैं। और ये भी याद रखना जो रिमपैक है ये अपने आप में मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट आता है वो है कोबरा गोल्ड। कोबरा गोल्ड अभी यहाँ पे एग्जाम्पल करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि देखो ये जो कोबरा गोल्ड है इसे थाईलैंड और यूएस के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, जो कोबरा गोल्ड है ये थाईलैंड प्लस यूएसए के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन जो तालिस्मान साबरे हैं इसे फर्स्ट टाइम इंडिया के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, मतलब इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेट किए गए थे एज ऑन 2025। तो इसमें जो 4th ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नीलगिरी हिल्स हैं आर स्प्रेड अक्रॉस विच इंडियन स्टेट। देखो ये इंडिया का लोकेशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से इंडिया का लोकेशन है। तो जो सदन ये वाला है, सदन यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलता है नीलगिरी का हिल्स। बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। अब यहाँ पे खुद यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगा लो। कैसे लॉजिक, यहाँ पे सदन इंडिया है ना, नीलगिरी का लोकेशन यहाँ पे कहाँ पे पड़ता है, सदन में पड़ता है। गुजरात यहाँ पे इधर है, गुजरात यहाँ पे है, तो सेकेंड ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एमपी भी लिखे गए हैं, तो एमपी कहाँ पे आएगा, एमपी तो इधर है, सेंट्रल इंडिया में आते हैं एमपी, तो पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, अब अपने पास 2 ही ऑप्शन है, एक है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। ठीक है, अब इसमें से जो है करेक्ट ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो नीलगिरी का अगर थोड़ा हिल्स देखोगे तो इधर थोड़ा सा ऊपर साइड एक्सटेंड है। जो वेस्टर्न साइड देखोगे तो वेस्टर्न साइड में क्या है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड जाते हैं अपर, मतलब कर्नाटका साइड थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। 3 ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस को भी याद रखोगे, जैसे कि हिमालय हो गए। हिमालय जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक एक्सटेंड है। काराकोरम रेंज जो है कर्नाटका में एक्सटेंड है। पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में एक्सटेंड है। अरावली रेंज जो कि हिमालय फुटहिल्स में है। अरावली रेंजेस उसके बाद जो है वो शिवालिक है। ठीक है, शिवालिक और ये अरावली जो है राजस्थान हरियाणा में है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है।
11th क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट इज सेट टू गेट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। बताओ तो इसमें फर्स्ट लिखा गया, ध्यान रखना, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये जो नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है, इसका मेन एम है कि जितना भी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और इनहेंस करना। एक तो अभी एग्जिस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, अभी एग्जिस्टिंग कर रहे हैं तो उसको और इनहेंस करना, और जहाँ पे जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है उसको इस्टाब्लिश करना। ये जो है इसका मेन एम है नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का, ठीक है। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में कौन सा सही है ये बताओ। देखो फर्स्ट टाइम बोले गए हैं तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुजरात के बाद ऑलरेडी पहले से ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है? जो काकरापार है, काकरापार जो पावर प्लांट है ये ऑलरेडी गुजरात के पास है, तो ये तो फर्स्ट तो होगा नहीं। नेक्स्ट जो तमिलनाडु है, क्योंकि तमिलनाडु के पास भी ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कौन सा है? जो कलपक्कम है, ठीक है, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये तमिलनाडु में ही लोकेटेड है। फिर जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में फेमस जो तारापुर है ना, जो महाराष्ट्र है यहाँ पे भी जो तारापुर पावर प्लांट है ये भी फेमस है, ठीक है, तो ये तो महाराष्ट्र में है ही है। लेकिन जो बिहार है, बिहार के बाद कोई भी नेशनल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये नहीं है, और फर्स्ट पावर प्लांट यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे ऐसा बोले हैं। तो ये ऑप्शन मतलब जो 3 ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई एट प्रेजेंट नेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि टोमाहॉक मिसाइल के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और रिसेंटली जो है ये न्यूज़ में रहे हैं। तो है क्या ये मिसाइल, टोमाहॉक मिसाइल जो है एक्चुअल में है क्या ये बताना है। सबसे पहले ये जो मिसाइल है ये क्रूज मिसाइल है, ठीक है, ये जो है अपने आप में पहले बात क्रूज मिसाइल है, ठीक है, क्रूज मिसाइल है, और इसे डेवलप किए गए हैं यूएसए के द्वारा इसे डेवलप किए गए हैं। और इसका जो स्पीड होता है ये सब सोनिक स्पीड है, इस चीज़ को भी याद रखोगे, इसका जो स्पीड होता है ये सब सोनिक स्पीड होता है। क्या है ये? देखो जितना भी मिसाइल होते हैं उसको कैलकुलेट किए जाते हैं नंबर के द्वारा, जिसे बोले जाते हैं माच नंबर, ठीक है, माच नंबर इसे जो है बोले जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि डिफरेंट जो है सोनिक के रेस्पेक्ट में आते हैं, जैसे कि सब सोनिक हो गया, हाइपर सोनिक हो गया, सुपर सोनिक हो गए, तो इसको भी जो है रेंजेस में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। अगर माच नंबर 5 से 10 आ रहे हैं तो इस केस में इसे बोले जाते हैं कि ये हाइपर सोनिक है, ठीक है, इसे बोले जाते हैं कि हाइपर सोनिक की कैटेगरी में आ गया। और उसी के रेस्पेक्ट में अगर मान लो 0.3 से 1 के बीच आ रहे हैं तो इसे बोले जाते हैं कि ये जो है सब सोनिक रेंज में आ रहे हैं। तो माच नंबर जो है डिफाइन किए जाते हैं कि उसका स्पीड कितना है, ठीक है, जितना भी मिसाइल है उसको जो है कैलकुलेट किए जाते हैं माच नंबर के द्वारा, और डिफरेंट माच नंबर में उसका डिफरेंट वैल्यू होता है। तो पहला बोले गए हैं कि अ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप बाय रशिया, इसे रशिया के द्वारा डेवलप नहीं किए गए हैं, इसे जो है यूएसए के द्वारा डेवलप किए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सुपरसोनिक बोले हैं, पहली बात सुपरसोनिक नहीं है, ये सबसोनिक है, और इसे डेवलप किए गए फ्रांस, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट बोले हैं कि अ लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप बाय यूनाइटेड स्टेट, इसे अमेरिका के द्वारा ही डेवलप किए गए हैं। 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर फोर्थ जो क्वेश्चन बोले गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट है फोर्थ, कि एन एयर टू एयर मिसाइल डेवलप बाय ज्वाइंटली इंडिया एंड इजराइल, ये तो गलत हो गया, इसे डेवलप किए गए हैं यूएसए के द्वारा, ठीक है, समझ आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है इसे किसके द्वारा मेजर किए जाते हैं, लाइट ईयर, एंगस्ट्रॉम, वेबर और लक्स, बताओ किसके द्वारा इसे मेजर करते हैं। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होते हैं इसे मेजर किए जाते हैं लाइट ईयर के द्वारा। पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही, ये तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम को डिफाइन किया जाता है इस तरीके से, ये जो ऊपर में लगाए जाते हैं ना पॉइंट टाइप से, ये एंगस्ट्रॉम को डिफाइन करते हैं। और ध्यान रखना एक एंगस्ट्रॉम जो होता है ये इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 एम के अकॉर्डिंग,
ठीक है। और ये स्मॉलेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को अगर मेज़र करना है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेज़र करना है स्मॉल लेवल में, तो उसके लिए जो है एंगस्ट्रॉम यूज़ किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिए गए हैं वेबर। एक्चुअली जो वेबर है ये मैग्नेटिक फ्लक्स को मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं इसको मेज़र करने के लिए वेबर का यूज़ किए जाते हैं। फिर जो लक्स है ये लाइट इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं, ठीक है। जो लाइट इंटेंसिटी है इसको मेज़र किए जाते हैं लक्स के द्वारा, याद रहेगा ये चीज़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। चलो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स से रिलेटेड लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट इज करेक्ट। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं तो ये बताना है। पहला ऑप्शन है कि ही वाज अ चालुक्य रूलर हु डिफीटेड द पल्लवा एट द बैटल ऑफ द मणिमंगलम। मणिमंगलम में जो बैटल कंडक्ट किए गए थे उसको जो पल्लव किंगडम है वहां पे डिफीट किए गए हैं। और ये बोले गए हैं कि जो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट है ये चालुक्य रूलर है। बताओ तो ये सही है क्या, ये चालुक्य रूलर है कि पल्लव रूलर है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पल्लव रूलर है, ठीक है। ये जो है पल्लव रूलर है और ये जो है किसको डिफीट किए गए हैं, चालुक्यास को डिफीट किए गए हैं। यहाँ पे जो है इंटरचेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो पल्लव रूलर है और चालुक्यास को डिफीट किए गए हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन बोले गए हैं कि ही टुक द टाइटल वाटापिकोंडा आफ्टर द डिफीटिंग पुलकेशिन सेकेंड एंड कॉन्क्यूरिंग वाटपी। सही है क्या, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है क्योंकि जो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट है इसी के द्वारा जो है वाटापी कोंडा जो टाइटल है इसको एज्यूम किए गए हैं। और हिस्ट्री अगर कवर की होंगे तो देखो क्या है कि जैसे कि कोई राजा है, कोई किंगडम है, अगर दूसरे टेरिटरी को अपने कैप्चर कर लिया या फिर कोई फाइट कर रहे हैं या फिर वार लड़ रहे हैं, तो अगर विजय हो गए तो डिफरेंट डिफरेंट टाइटल यहाँ पे एज्यूम किए जाते थे। जैसे कि महाधिराजा हो गया, राज राजा हो गया, गंगई कोंडा चोलापुरम हो गए, ठीक है, धीराज महाराज हो गए। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइटल यहाँ पे एज्यूम किए जाते थे। जितना ज्यादा बड़ा टाइटल होगा उतना ज्यादा पावरफुल किंगडम इस तरीके से डिनोट होता था, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है कि ही वाज अ फाउंडर ऑफ नालंदा महावीरा एंड प्रमोट ओनली बुद्धिज्म इन कांची। बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत है क्योंकि जो नालंदा महावीरा है इसे कुमार गुप्त के द्वारा डेवलप किए गए हैं। जो नालंदा महावीरा है इसे कुमार गुप्त के द्वारा डेवलप किए गए हैं। मतलब ये नालंदा यूनिवर्सिटी को ही बता रहे हैं, महावीरा बोले हैं वो एक्चुअली नालंदा यूनिवर्सिटी को बता रहे हैं। और ध्यान रखना जो नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ पे केवल बुद्धिज्म टीच नहीं किए जाते थे, इसके अलावा जैसे कि ग्रामर हो गया, मैथ्स हो गया, इन सब चीज को भी टीच किए जाते थे। फोर्थ जो ऑप्शन है कि ही विजिटेड श्रीलंका एज अ बुद्धिस्ट मॉन्ग एंड बिल्ड द पंचरत्न टेम्पल देयर। गलत है, इन्होंने कभी जो है श्रीलंका गए ही नहीं है, मतलब श्रीलंका में विजिट नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो गलत है ये पूछे गए हैं, बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। पहला ऑप्शन है कि ये जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये मेंबर है। जो ब्रिक्स है ये रिप्रेजेंट करता है मोर देन 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। बताओ ये 40% पूरा ग्लोबल पॉपुलेशन को कवर करते यही ब्रिक्स ही नेशन। सही है क्या, बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे एक तो चाइना है, ठीक है, चाइना हो गया, चाइना के साथ यहाँ पे इंडिया भी है। अब यही दो कंट्री का पॉपुलेशन ही सब कंट्री के बराबर है, ठीक है। तो चाइना और इंडिया मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, तो मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री यहाँ पे खुद एग्जिस्ट कर रहे हैं इस नेशन में। तो 40% यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बोले गए हैं कि इट रिप्रेजेंट अराउंड 24 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। जो वर्ल्ड का जीडीपी है ये 24 यही नेशंस कवर कर रहे हैं, ब्रिक्स नेशन। सही है, गलत है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं एज्यूम करना कि जो भी कंट्री जो जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसका जीडीपी बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं एज्यूम किए जाते, ठीक है।
गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है 24% यहाँ पे कवर नहीं किए जाते, ये नॉर्मली जो है 15 से 18% तक ही कवर करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन है कि इट रिप्रेजेंट अराउंड 46% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। बताओ ये सही है क्या ऑप्शन? ये जो बोल रहे हैं थर्ड स्टेटमेंट कि ये जो है रिप्रेजेंट करते हैं 46 का ग्लोबल ट्रेड, ये भी गलत है। ये इतना नहीं, नॉर्मली ये 20% के आसपास ही ये कवर करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है कि फर्स्ट ब्रिक्स जो कंडक्ट किए गए थे ये 2009 में कंडक्ट किए गए थे। सही है क्या? ये जो ऑप्शन बोले गए हैं फोर्थ ऑप्शन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि रॉन्ग है, ये बताओ। अच्छा, यहाँ पे क्या बोले गए हैं? नॉट पूछे गए ना, ध्यान ये देना है हमें। जो है क्वेश्चन में बोले गए हैं नॉट बोले गए हैं। पहले बात तो 2000 जो 9 है इसमें कंडक्ट किए गए थे, ठीक है। यहाँ पे और कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना कि जो सेकेंड ऑप्शन है कि 24% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, ये इतना नहीं है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो गलत पूछे गए हैं वो सी ऑप्शन है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, लेकिन यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, थोड़ा सा मिस्टेक था, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे पूछे गए हैं नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फैक्चुअल है, ब्रिक्स के बारे में ही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर डेली न्यूज को कवर कर रहे होंगे तो ये सब माइंड में आएगा ही आएगा, क्योंकि वहां पे फैक्ट्स के साथ, करंट अफेयर्स के साथ फैक्ट्स भी इंक्लूड करते हैं, डेली करंट अफेयर्स का। 16 क्वेश्चन, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन जो कि 57 मेंबर का कॉपरेशन है, और मोस्टली यहाँ पे अगर देखोगे तो जो मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री के द्वारा ही इसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं। जो इस्लामिक कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री आपस में मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किए गए हैं। अगर ध्यान दोगे तो जितना भी यहाँ पे मोस्टली नेशन है ये पूरा अफ्रीकन नेशन है। जितना भी अफ्रीकन कंट्रीज में जो नेशन है, कंटिनेंट में जो नेशन है, वही इसको फॉर्म किए गए हैं। अब फॉर्म क्यों किए गए हैं? इसका पर्पस जैसे कि इंटरनेशनल पीस को बनाए रखना, उसी के साथ सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करना, जो इस्लामिक इंटरेस्ट है इस्लामिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना, ये कुछ मेन इसका एम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशंस का। और इसी के थ्रू जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री आपस में एमलगमेशन होकर कॉपरेशंस करके इस ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म किए गए हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन इज कंपोज ऑफ 57 मेंबर स्टेट्स एंड एम टू कंट्रीब्यूट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बिल्कुल सही ऑप्शन है, पहला बिल्कुल सही है। सेकेंड बोले हैं कि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। अभी बताया हूं कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये मोस्टली इस्लामिक कंट्री से मिलकर बना हुआ है, और इंडिया जो है इस्लामिक कंट्री नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन इस्लाम का ज़्यादा नहीं है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहला ही बस इसमें सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है इसे 1969 में फाउंड किए गए थे, जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। बाकी मेंबरशिप भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इंडिया मेंबर नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना, बल्कि एज अ पार्टनर, एज ऑब्जर्वर के थ्रू वहाँ पे मीटिंग हेल्ड करते हैं, है ना, पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मेंबर नहीं है इंडिया। 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। अगर डाइजेशन ठीक तरीके से ना हो पाए, ठीक है, तो डाइजेशन ठीक तरीके से ना हो पाए तो इस केस के लिए क्या यूज किए जाते हैं? एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एनल गेस्टिक या फिर एंटासिड, क्या यूज किए जाते हैं? और तीनों ऑप्शंस का मीनिंग भी बिल्कुल डिफरेंट है ना, इसका यूज भी अलग किए जाते हैं। जैसे कि एंटीसेप्टिक है, ये जो एंटीसेप्टिक है इसका यूज किए जाते हैं जो इन्फेक्शन होते हैं, जो जम्स होते हैं उसको किल करने के लिए। जो जम्स हैं, जम्स को किलिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं एंटीसेप्टिक का, ठीक है। एंटीबायोटिक सबको पता होगा, ठीक है, जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए यूज किए जाते हैं एंटीबायोटिक का, नॉर्मल ये सबको पता होता है। और एक होता है एनाल्गेस्टिक। एक्चुअली ये जो एनाल्गेस्टिक है ये यूज किए जाते हैं जो पेन हो रहा है उसको रिलीव करने के लिए, ठीक है। जो पेन है,
पेन हो रहे हैं, पेन को रिलीफ करने के लिए, पेन से राहत पाने के लिए एनाल्गेस्टिक का यूज किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एंटासिड। एंटासिड का यूज किए जाते हैं ट्रीटिंग इन डाइजेशन, अगर डाइजेशन ठीक तरीके से ना हो पा रहा हो तो उस केस के लिए यूज किए जाते हैं एंटासिड का। एंटासिड का यूज किए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल में ले सकते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया तो इसका यूज कर सकते हो। उसी के साथ जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये कुछ एग्जांपल है एंटासिड का। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन, जो कि करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम अराउंड द मैग्नेट। देखो मैग्नेट देखोगे तो इसमें 2 पोल होते हैं, ऊपर वाले को बोले जाते हैं नॉर्थ पोल और नीचे होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होकर साउथ पोल में जाएगा, फिर नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होकर साउथ पोल में जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सीधी सी बात, यहाँ पे कंडीशन दिए गए हैं कि ये बताना है कि 4 ऑप्शन में 4 कंडीशन है और इस चारों कंडीशन में कौन सा ऐसा कंडीशन सप्लाई होगा जो कि मैक्सिमम लेंथ को प्रमोट करेगा, ठीक है। अगर कोई भी पोल हैं जैसे कि नॉर्थ और साउथ पोल हैं, अगर इक्वी डिस्टेंस में रख दिए जाओगे, मतलब प्रॉपर जो है हाफ ऑफ डिस्टेंस में, जैसे कि ये इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से होगा, डिस्टेंस अगर हाफ कर दिए जाओगे, है ना, बराबर डिस्टेंस पे रखोगे, तो ध्यान रखना इसमें जो होता है वो मीडियम रेंज होते हैं, मतलब जो स्ट्रेंथ पड़ेगा वो मीडियम रेंज का स्ट्रेंथ पड़ते हैं अगर इक्वी डिस्टेंस में रखोगे तो। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अगर जो है एट द पोल ऑफ मैग्नेट, अगर मैग्नेट के पोल में रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा। कैसे? देखो ये है नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। अगर इसका डिस्टेंस को जितना कम रखोगे उतना ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स अट्रैक्ट होगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में स्ट्रांग फोर्स हो जाएगा। अगर दोनों को पास लाओगे तो जितना पास रखोगे उतना ज़्यादा जो है मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और जितना ज़्यादा इसको दूर रखोगे तो उतना कम यहाँ पे फोर्स होगा, है ना। एज्यूम किए होंगे ना, अगर नॉर्थ और साउथ पोल को आपस में लाओगे तो अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसको दूर ले जाओगे तो अट्रैक्ट नहीं होंगे, मतलब जितना ज़्यादा दूर रखोगे उतना ज़्यादा उसमें फोर्स कम लगेगा, ठीक है। और इन्फिनिटी, अगर इसको इन्फिनिटी में रख दोगे तो क्या होगा? ये तो फोर्स लगा ही नहीं पाएंगे। और सेंटर में रखोगे तो यहाँ पे भी मीडियम ही अप्लाई होते हैं, मीडियम स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। समझ आ गया कैसा क्वेश्चन पूछे गए थे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकंड हो जाएगा, एट द पोल ऑफ द मैग्नेट। ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द सेंट्रल सेक्रेटरिएट। अच्छा, ये जो आसियान नेशन है, आसियान नेशंस का हेड क्वार्टर कहाँ है? ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछे गए हैं। इंडिया जो है मेंबर है, याद रखोगे, आसियान का कि नहीं है? बताओ। तो देखो एक चीज सबसे पहले याद रखना, पहले बात तो ये बताओ कि इंडिया जो है मेंबर है कि नहीं है। डिस्क्रिप्शन, ओ सॉरी डिस्क्रिप्शन बोलता हूँ, कमेंट में करना, है ना, इंडिया मेंबर है कि नहीं इसका। और याद रखना जो आसियान नेशन है इसे जो है 1967 में फाउंड किए गए थे, और इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन है। मतलब जो आसियान नेशन है और उस आसियान नेशन में सदर्न ईस्टर्न नेशन है, वो नेशन आपस में मिलके जो है कॉपरेशंस करके, कोऑर्डिनेशंस करके यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं। और इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश है, इंग्लिश को फॉलो करते हैं। जैसे कि रिसेंटली एससीओ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था, इसमें बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो इसका फाउंडिंग मेंबर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड है। 1967 में फाउंड किए गए थे। इसका हेड क्वार्टर पड़ता है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और इसका मेन एम है कि जितना भी इकोनॉमिक रिलेटेड फिनोमेना है, इकोनॉमिक्स को प्रमोट करना, सोसाइटल प्रमोट, कल्चरल कॉपरेशन हो गया, तो इन सब चीज को जो है प्रमोट करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है? समझ आ गया? चलो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जकार्ता। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जकार्ता में इसका जो है हेड क्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे करंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ से हमें कोई करंट अफेयर सॉल्व नहीं करना है, हमें ये इतना पता करना है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें एक वे पता करना है, एक डायरेक्शन पीवाईक्यू के थ्रू, कि किस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअल में पूछे जा रहे हैं। तो 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है 4th। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जनवरी
2025 नेशनल यूथ डे वाज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी। किसके एनिवर्सरी, जो किसका बर्थ एनिवर्सरी है, जिसके रिमेम्बरेंस में जो है नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व किए जाते हैं जनवरी में। और मोर प्रिसाइसली जो 12 जनवरी होते हैं वहां पे नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व करते हैं। तो बताओ, फर्स्ट टाइम इसे ऑब्जर्व किए गए थे 1985 में, ये भी याद रख लो, है ना। फर्स्ट टाइम इसे ऑब्जर्व किए गए थे 1985 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 4 हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद, जिसके कमोमरेट में जो है नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व करते हैं हर साल। कब ऑब्जर्व करते हैं? 12 जनवरी को। तो इसको याद रखना है। फिर नेक्स्ट, और अगर देखा जाए जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के रेस्पेक्ट में टैगोर जयंती ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, टैगोर जयंती ऑब्जर्व करते हैं। और याद रखना, जो राजा राम मोहन राय हैं इसे फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस के नाम से भी जाने जाते हैं। इससे रिलेटेड कोई ऐसे स्पेसिफिक डेज को ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि जो राजा राम मोहन राय हैं, जब 1980 19 हो गया है ना, 18-19 सेंचुरी का टाइम है, वहाँ पे सोसाइटल में अंधविश्वास, है ना, सुपरस्टिशन, इस तरीके से बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, प्रचलित हो रहा है। तो उसको जो है कम करने के लिए, उसको जो है रोकने के लिए राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी फॉर्म किए गए हैं। ये सब हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो कि क्या रहे हैं, याद रखना, सुभाष चंद्र बोस जैसे कि आईएनए हो गया, इसका फाउंडर रहे हैं। जापान का हेल्प से इन्होंने अपना एक आज़ाद हिंद करके ऑर्गेनाइजेशन बनाए, और 1943 का टाइम था, और इसके द्वारा क्या है, पैरेलल गवर्नमेंट भी फॉर्म किए गए थे। 1943 में पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म किए गए थे जापान की हेल्प के द्वारा, ठीक है। तो इतना याद रखोगे, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बर्थ लिखे गए हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस हो गया, नेताजी जयंती के रेस्पेक्ट में जाने जाते हैं, जो कि फ्रीडम फाइटर रहे हैं, इंडियन नेशनल आर्मी का लीडर भी रह चुके हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेज भी कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर फाउंड एट सांची स्तूपा इज डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आइडिया। ये जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो, बुद्धिस्ट स्तूपा के पास जाओगे, है ना, प्रेजेंट डे भोपाल में है ना। तो देखो, सबसे पहले इंटर करोगे, इस तरीके से गेट मिलेगा। अब ये गेट जिसे बोले जा रहे हैं तोरण, गेट को बोलते हैं तोरण, और इस तरीके से कार्विंग रहेंगे, ठीक है, ये कार्व रहेगा। और इस कार्व को अच्छे से डिजाइन करने के लिए इस तरीके से देखो, इस तरीके से एक फीमेल डीटी को यहाँ पे रखे जाएंगे, और इसी फीमेल डीटी को बोले जाते हैं सलभंजिका। बी ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। बाकी यहाँ पे ट्री लिखे हुए हैं, एक्चुअली ये बोधि ट्री होना चाहिए, ठीक है। बोधि ट्री का मतलब होता है जहां पे बुद्धिज्म या फिर जहां पे गौतम बुद्ध इनलाइटन हुए, है ना, पूरा सर्वोच्च जो ज्ञान है उस स्थिति को प्राप्त किए गए हैं, वो बोधि ट्री है। नेक्स्ट आता है विल। विल मतलब होते हैं, विल का सीधे से यहाँ पे सिंबल दिखाए जाते हुए धर्म चक्र प्रवर्तन का, सारनाथ है। अब देखो, इस सारनाथ में बुद्धा के द्वारा जो है फर्स्ट सरमन दिए गए थे, मतलब फर्स्ट यहाँ पे क्या दिए गए थे, स्पीच दिए गए थे, और वही फर्स्ट स्पीच को बोले जा रहे हैं फर्स्ट सरमन, स्पीच बोले जा रहे हैं, ठीक है। और उसी को यहाँ पे डिनोट किए जाते हैं विल के द्वारा, जिसे बोले जाते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी होगा, सलभंजिका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलखान फॉसिल पार्क, जो कि यूनेस्को में यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में टेंटेटिव लिस्ट में दिए गए हैं। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये जो है सोनभद्र जो यूपी है वहाँ पे लोकेशन है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, उत्तराखंड में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। फिर उसी के रेस्पेक्ट में सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यहाँ पे हैं, एक बार इसको रिफर करोगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 कि प्लेसिंग दी अर्लीस्ट फर्स्ट अरेंज द फॉलोइंग कंट्री इन क्रोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे ग्रांटेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पहले तो ये बताओ कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है इसका मतलब क्या होता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक एज के बाद, जैसे कि इंडिया में 18 प्लस है, तो 18 प्लस के बाद जो है ऑल मेंबर, चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई भी कास्ट के हो, इससे कोई मतलब नहीं है। 18 प्लस हो गए वो इंडिविजुअल कोई सा भी हो, उसे वोटिंग राइट है, उसे वोट देने का अधिकार है,
उसी को बोले जाते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और फर्स्ट टाइम जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसके हिसाब से जो 4 ऑप्शन के हिसाब से यूएसए को दिए गए थे। तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये यूएसए में 1965 लिखे गए, एक्चुअली ये 80-70 है। ठीक है, ये जो है ये 80-70 है, फर्स्ट टाइम इसको दिए गए थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। उसके बाद श्रीलंका, जापान, फिर इंडिया। तो ये 23 का पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो रहा है इंपॉर्टेंस सीरीज, जो कि सीरीज 3 रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए गए हैं, जहाँ पे एफकेट के द्वारा पूछे गए थे। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। और इस क्लास का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।